सबसे पहले क्लाउन टाइम्स में आपका सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ है प्रोफेसर मिथिलेश जी, जो अग्रसेन पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और डॉक्टर ओपी चौधरी है, जो अग्रसेन पीजी कॉलेज के हैं। आप लोग क्या अग्रसेन डिग्री कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है, ये बताइए मैडम। प्रॉब्लम जैसा कुछ भी नहीं है। कुछ दिन पहले विद्यापीठ से एक सर्कुलर आया था, जिसमें सेल्फ फाइनेंस जो हमारे यहाँ योजना है उसमें कार्यरत जो शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनसे रिलेटेड अक्टूबर में आया था, 18 अक्टूबर को, जिसमें ये लिखा था कि शिक्षण शुल्क का 75% उनके वेतन आदि पे खर्च किया जाए और इसकी ऑडिट कराकर जुलाई में हर वर्ष जुलाई में जमा की जाए विश्वविद्यालय में, जिसको लेकर मैंने प्रबंधक को संज्ञान लेने के लिए पत्र लिखा कि क्या हमारे यहाँ शिक्षण शुल्क तय है। यदि शिक्षण शुल्क तय नहीं है तो कोई नीति बनाई जाए जिससे हम गवर्नमेंट के शासनादेश और विद्यापीठ के नियमावली के अंदर अपने महाविद्यालय का संचालन कर सकें। इस पर कोई संज्ञान अब तक नहीं लिया गया। चूंकि हमारा कॉलेज एक स्वायत्त शासी कॉलेज है, इसमें एक रोल फाइनेंस कमेटी का होता है। मैंने प्रबंधक महोदया से फाइनेंस कमेटी बनाने की अनुमति मांगी 19 अक्टूबर को। मैडम ने मुझे अनुमति दी। उसी अनुमति के क्रम में मैंने विश्वविद्यालय से अपने फाइनेंस कमेटी में एक व्यक्ति को नामित करने के लिए, जो कि कुलपति का अधिकार है, उनसे मैंने अनुरोध किया और कुलपति महोदय द्वारा वहां से मुझे फाइनेंस ऑफिसर को नामित किया गया। फिर प्रबंधक महोदय ने प्रबंध तंत्र की तरफ से गौरव अग्रवाल को नामित किया और महाविद्यालय में मैंने अपने यहाँ वरिष्ठ शिक्षिका को नामित करके एक 4 सदस्यीय कमेटी, जो कि स्वायत्त शासी नियमावली में है यूजीसी के, मैंने ये समिति बनाई और 26 तारीख को मैंने नोटिफिकेशन कराया कि 28 तारीख को हमारे यहाँ वित्त समिति की मीटिंग होगी। 27 तारीख को प्रबंधक महोदया ने उस वित्त समिति की मीटिंग को निरस्त कर दिया, यह कहते हुए कि प्रबंधन के अगले आदेश तक कोई वित्त समिति नहीं होगी और न ही वो वेतन निर्गत करने का कोई सीधा आदेश ही दे रही हैं कि अगर हम शिक्षण शुल्क या कोई शुल्क नहीं मदवार निर्धारित करते तो कोई बात नहीं, आप प्रबंध तंत्र में एक आदेश पारित करिए कि हम सकल का 82%, 85% हम शिक्षकों को भुगतान करेंगे और सारे शासनादेश को हम शिथिल करेंगे और इससे हमारे कॉलेज के आर्थिक स्थिति पर कोई भी नुकसान नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा वो कोई ऑर्डर मुझे दे दें तो मैं किसी भी समय में अक्टूबर से लगातार अद्यतन आज जनवरी तक उन्हें एक नहीं कम से कम 10 लेटर लिख चुकी हूँ, पर मैडम ने हम इससे संबंधित मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया है। 2-3 दिन से जो बात हुई है उसमें उन्होंने हमारी वित्त समिति जो ऑटोनॉमी स्ट्रक्चर की है उसे उन्होंने खारिज कर दिया है और प्रबंध समिति में कोई नई वित्त समिति का निर्माण किया है। प्रिंसिपल मैडम, एक सवाल हमारा है कि मधु अग्रवाल आई हैं, क्या उनको आपके नियमों की जानकारी नहीं है या फिर वो कोई मनमानी कर रही है? सर, नियमों की जानकारी नहीं है या मनमानी कर रही है, इसका जवाब तो हम आज के डेट में देने में असमर्थ हैं, क्योंकि हम बहुत अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। मैंने एक नहीं इतने लेटर लिखे और सारे लेटर में स्पष्ट शासनादेश का उल्लंघन, मतलब शासनादेश मैंने पूरे उनको भेजे हैं, जीरोक्स भेजे हैं। अगर नहीं जानकारी है तो शासनादेश को पढ़ना तो चाहिए। मैडम, शासनादेश का उल्लंघन करके मैं कार्य नहीं कर पाऊंगी। मैडम, एक आज जो सूचना हमारे पास आई है कि किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने आज विरोध स्वरूप डिग्री कॉलेज के बाहर कूड़ा फेंक दिया, तो वो क्या पूरा मामला था, ऐसा क्यों हो गया? हाँ, हमारे यहाँ के एक चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी ने सुबह 6:30 बजे के करीब महाविद्यालय गेट को खुलवाया और खुलवाने के बाद जब हमारा सिक्योरिटी गार्ड बाथरूम गया था उस वक्त उसने उस पे ताला लगा दिया अपना सिक्कर डालकर और वहां पे कूड़ा फेंक के भाग गया। ये सूचना जब मुझे मिली तो मैंने इसे सरकारी कार्य में, देखिए, गतिरोध है और इस तरह किसी मामले का समाधान नहीं होता। उस सफाई कर्मचारी ने कोई भी लिखित प्रत्यावेदन मुझे नहीं दिया, मुझसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की और इस संबंध में मुझसे कभी कोई वार्ता भी नहीं की। सेल्फ फाइनेंस शिक्षक संघ का लेटर मुझे प्राप्त हुआ था वेतन निर्गत करने के लिए और उसमें भी
प्रबंधक महोदया द्वारा उस सेल्फ फाइनेंस एसोसिएशन पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया कि इसका बायलॉज कहाँ है। मैंने उससे संबंधित भी एक लेटर 6 तारीख को प्रबंधक महोदया को दिया कि बायलॉज जब उनका मिल जाएगा तो हम आपको प्रेषित कर देंगे, लेकिन वेतन भुगतान आप यथाशीघ्र वित्त समिति गठित करके कर दें। ये मेरा निवेदन अभी 6 तारीख का भी था और आज शायद उन्होंने कोई वित्त समिति की मीटिंग की है जो मेरे संज्ञान में नहीं है। हो सकता है आज रात या कल तक मुझे दिशा निर्देशित करें कि मैं वेतन निकाल सकूं। मैं पूरी तरह कटिबद्ध हूं। अपने साथी कर्मचारियों का वेतन मैं जल्द से जल्द निर्गत करना चाहती हूं, क्योंकि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक ये मेरे लिए भी बहुत दुखदाई है कि हमारे साथी कर्मचारी वेतन नहीं पा रहे। ओपी चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या है पूरा मामला। धन्यवाद सर। मैंने सुना कि स्थायी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा तो प्रबंधक महोदय ने दस्तखत नहीं किया था, क्या मामला है? नहीं, दस्तखत तो उन्होंने कर दिया, वेतन हम लोगों को मिल भी गया, लेकिन उन्होंने पहले प्रक्रिया स्वरूप जब ऑफिस का बाबू जो वेतन ले जाता है तो उन्होंने कहा कि मैं इस वेतन पर भी दस्तखत नहीं करूंगी। तो उन्होंने बताया, हमने कहा भाई हम लोग का वेतन सरकार देती है, उसमें कोई बट है नहीं, उस पर उन्हें हस्ताक्षर कर देना चाहिए। ये पिछले महीने की बात थी, लेकिन फिर उन्होंने कर दिया था और इस बार भी कर दिया। इस बार भी हम लोगों को वेतन कल मिल गया है सभी को, लेकिन हम लोगों को मिल गया, लेकिन हमारे जो शिक्षक साथी हैं, हमारे यहाँ 3 तरह के शिक्षक हैं। एक तो हम लोग हैं अस्थायी शिक्षक हैं जो राजकोष से वेतन पाते हैं, दूसरे स्ववित्त पोषित शिक्षक हैं जो स्ववित्त पोषित शिक्षक योजना में कार्यरत हैं, तीसरे हैं प्रबंधकीय व्यवस्था में जिनको भी वेतन जो है वो प्रबंध समिति देती है। तो ऐसे में उन शिक्षकों का वेतन 2 महीने से अवरुद्ध है। और जैसा कि प्राचार्य जी ने बताया है कि स्पष्ट शासनादेश है और विद्यापीठ का भी उस शासनादेश के आलोक में उनका भी पत्र है। उस पत्र से प्राचार्य जी ने अवगत कराया था मैडम को। वित्त समिति के गठन की बात भी थी, वित्त समिति गठित भी हो गई थी सर, और 26 से चूंकि छुट्टियां हो गई, 28 को वित्त समिति थी और मैं बाहर भी चला गया, गांव लौटा 4 तारीख को, तो मुझे पता चला कि भाई वित्त समिति तो नहीं हुई। उस वित्त समिति के ना होने से वेतन ही नहीं बाधित है, हमारा पूरा विकास जो हमारा अबाकस पोर्टल आप जानते हैं भरना है, बिना अबाकस के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ना नए कहीं नहीं जा सकते हैं। अबाकस में उन्होंने मांगा कि मदवार शुल्क का विभाजन, वो मदवार शुल्क का विभाजन ना होने से बहुत दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ओपी चौधरी, मैं आसान भाषा में समझना चाहता हूँ कि जो वर्तमान प्रबंध तंत्र है, जिस प्रबंध तंत्र ने चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए थे, आज वो सब कुछ धराशायी होता नजर आ रहा है। तो क्या ऐसा लग रहा फिर से एक बार आप रिसीवर नियुक्त करा देंगे, क्या ऐसी स्थिति बन रही क्या? नहीं सर, हम लोग क्यों रिसीवर नियुक्त कराएंगे, हम लोगों की कोई ऐसी मंशा कभी नहीं रही है और ना है। प्रबंध समिति हमेशा बहुत अच्छी होती है हर रिसीवर से, हम लोगों ने रिसीवर भी देखा है, प्रबंध समिति को भी देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे जो महसूस होता है, थोड़ा बहुत महसूस किया एक शिक्षक के रूप में, कि प्रबंधक और प्राचार्य का जो एक समन्वय है, जो सामंजस्य है, वो कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन गैप है। और मैं तो इतने नौकरी में यहाँ भी और जहाँ भी रहा, कभी ये नहीं देखा कि मैनेजर ने प्रिंसिपल को पत्र दिया हो। और यहाँ शुरू में आते आते 18 बिंदु का पत्र प्राचार्य जी को मिला, प्राचार्य जी ने अवगत करा। हम लोग बड़ी चिंता हुई कि भाई ऐसे प्रबंधक जी को कोई बात करनी है तो उन्हें सीधे आपसे बुला करके आपसे बात कर सकती हैं। कैंपस में दोनों आती हैं, इस कैंपस में उस कैंपस में बातचीत हो सकती है। तो यही दिक्कत है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। प्रोफेसर मिथिलेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो टसल चल रहा है प्रबंधन से और आपसे, इसके पीछे मंशा क्या है? सर, मंशा मैं कैसे बताऊं? मेरी मंशा तो संस्था हित की है, मैं अपनी मंशा बता सकती हूँ, दूसरे की मंशा कोई नहीं बता सकता। मेरी मंशा सिर्फ संस्था हित की है, अपने शिक्षकों और छात्र हित की है। जी जी जी। तो ऐसे में ये कैसे इसका समाधान होगा, ये बताएं। देखिए, स्वायत्त शासी कॉलेज होने के कारण उसके अंदर जो स्वायत्त पोषित योजना के अंदर जो भी पाठ्यक्रम संचालित है, उसमें जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं, उस पर निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध तंत्र को है।
लेकिन शासनादेश के आलोक में ही निर्णय लिए जा सकते हैं। ऐसे में वित्त समिति की बैठक करा देनी चाहिए और वित्त समिति की राय को हमें और प्रबंधक दोनों को मान लेनी चाहिए। यही नियम संगत होगा। और अगर वित्त समिति आप वैधानिक तरीके से गठित नहीं करना चाहती तो प्रबंध समिति की एक बैठक करके और हमें नियम पूर्वक एक लिखित आदेश दें, जिससे मैं ये सैलरी तुरंत की तुरंत साइन कर सकूं। और इसमें वो चाहे तो सकल का दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कभी नहीं कहा शिक्षण शुल्क या कुछ, जो भी शासनादेश है वो मैंने एज इट इज उनको फॉरवर्ड किया है और उसके साथ मैंने पत्र लगाए हैं। मैडम ने कभी भी ये नहीं कहा और वो ये कहती है कि मैं लिख कर कुछ भी नहीं दूंगी। अब आप ही बताइए, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मुझे अगर कोई लिख कर नहीं देगा तो मैं कोई कार्य कैसे करूँ, किसके आदेश से करूँ? प्रोफेसर मिथिलेश, हम ये जानना चाहते हैं, मान लीजिए मधु अग्रवाल जी आपकी बात नहीं सुन रही हैं, तो उनके ऊपर अरुण अग्रवाल जी हैं, उसके ऊपर संतोष जी हैं, इन सारे लोगों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती है? सर ऐसा है, मैंने जितनी चिट्ठियां लिखी हैं सबकी सिर्फ सूचनार्थी नहीं, आवश्यक कार्रवाई करके सबको भेजा है। सभापति जी के पास सारी चिट्ठियां हैं, अरुण अग्रवाल जी के पास सारी चिट्ठियां हैं, प्रधानमंत्री जी के पास सारी चिट्ठियां हैं और इसके साथ विद्यापीठ के कुलपति, रजिस्ट्रार, मुख्य शिक्षा सचिव से लेकर सबके पास मेरी चिट्ठियों की प्रतियां हैं। इससे ज्यादा मैं क्या करूं, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर मधु अग्रवाल से आज मेरी बात हुई तो उन्होंने इस तरह की किसी भी बात से सीधे इनकार किया और कहीं कि वो 4 दिन के लिए बाहर जा रही हैं। आप लोग तो बड़ी सहजता के साथ इस पैनल डिस्कशन में शामिल हो गए, लेकिन वो किन कारणों से शामिल नहीं हो रही हैं? क्या सच का सामना नहीं करना चाहती हैं क्या? सर, मधु अग्रवाल जी बाहर जा रही हैं, ये सूचना मुझे आपसे प्राप्त हुई, क्योंकि वो इसी शहर में थी। दोपहर तक 12:15 पे उनका मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि एक वित्त समिति की बैठक हो रही है अरुण अग्रवाल रुद्रा के नेतृत्व में और आप आइए। सर, ये एक व्हाट्सएप मैसेज था जिस पर स्थान तक का उल्लेख नहीं था कि हमको आना कहाँ है। तो क्या एक व्हाट्सएप मैसेज पर कोई फाइनेंस कमेटी हो सकती है? जरा शासनादेश का अवलोकन करें, चाहे विद्यापीठ के शासनादेश के आलोक में वित्त समिति बनाई जाए, चाहे यूजीसी के, चाहे स्वायत्त शासित, चाहे भारत सरकार का राजपत्र 2018 के आलोक में कोई वित्त समिति बनाई जाए। सब में प्रिंसिपल या तो सचिव या तो अध्यक्ष होता है। और मुझे पूरी तरह काट कर ये कौन सी फाइनेंस कमेटी आज बनी थी, ये मेरे समझ के परे है, जिसमें मुझे ये भी नहीं बताया गया कि आपको आना कहाँ है। डॉक्टर ओपी चौधरी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मैडम ने रुद्रा का नाम लिया, वो रियल एस्टेट कारोबारी हैं, डॉक्टर मधु अग्रवाल डॉक्टर हैं, तो आप लोग शिक्षक इतने ज्ञानी हैं और ये सर्व शिक्षा की राजधानी है, तो उन लोगों और अज्ञानता से उनको परिचित तो कराया जा सकता है। ऐसा नहीं लगता कि वो लोग कुछ जान नहीं रहे और केवल प्रबंध तंत्र में जुड़ गए हैं? नहीं सर, अज्ञानता तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी किसी पद के लिए जब आता है, दावेदारी पेश करता है, तो उसे पता होता है हमारा दायित्व क्या होगा, हमारा कर्तव्य क्या होगा, हम उसका निर्वहन करेंगे। तो निश्चित रूप से डॉक्टर मधु अग्रवाल मैडम उसमें बड़े MS हैं, सर्जन हैं, सब जानती हैं, इस फील्ड में आई हैं तो निश्चित रूप से जानती हैं। और हम में से हर आदमी जब भी हम कहीं जाते हैं तो अगर नहीं जानते तो उसको सीखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि प्राचार्य जी बार बार करे, सर जितने GO हैं वो सब लगाए गए हैं और वित्त समिति का गठन भी उसी GO के आधार पर हुआ है जो UGC की गाइडलाइन है सर, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं ऑटोनॉमस कॉलेज में। उसी से हमारी परीक्षा हो रही है, उसी से हमारा सारा कुछ हो रहा है, उसी से हमारी एकेडमिक काउंसिल हो रही है, उसी से हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज हो रही है। तो आज हम एक जगह पर विश्वविद्यालय की परिनियमावली कहाँ मान लेंगे सर? हम उसको विश्वविद्यालय की परिनियमावली को स्वीकार नहीं कर सकते। UGC की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है 19 जनवरी 2018, इसके बाद 12 फरवरी 2018 में भारत का राजपत्र प्रकाशित हुआ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, उसमें जिसमें भी पृष्ठ संख्या 11 पे बहुत स्पष्ट रूप से दिखा हुआ है वित्त समिति के बारे में कि कैसे गठित होगी, उसके चेयरमैन प्राचार्य होंगे। दूसरी जो हम लोग संज्ञान माइक प्रबंध समिति की बैठक हुई, मैं भी प्रबंध समिति का नामित सदस्य हूँ, प्राचार्य जी द्वारा शिक्षक प्रतिनिधि हूँ। मुझे सूचना जरूर गई 3 तारीख को कि 4 तारीख को बैठक है, लेकिन मैं बाहर गाँव गया था, नहीं लौट पाया, बैठक में नहीं गया जा पाया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसमें पता चला कि वित्त समिति गठित हुई है
और जो विद्यापीठ की परिनियमावली है उसमें भी अगर उससे भी गठित होती है तो उसकी चेयरपर्सन माननीय प्रबंधक जी होंगी, लेकिन सचिव जो है वो प्राचार्य जी ही हों। अब क्या बैठक हुई करिए तो मुझे प्रिंसिपल साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली भी प्रबंध समिति को आपने देखा, अनिल जैन जी की प्रबंध समिति थी, उस समय इस तरह की परेशानी नहीं हुआ करती थी, ऐसा था क्या? सर ऐसी परेशानी होती तो हम एकेडमिक काउंसिल और बोर्ड ऑफ स्टडी इतनी जल्दी नहीं करा पाते सर। वो जैन साहब थे, 2002 से हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। उसके पहले शाह साहब थे, उसके पहले अरुण अग्रवाल साहब थे। कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती थी। और जैन साहब का और मेरे ख्याल से 6-7 सालों से हम लोगों की 2017 के बाद से हम लोगों की बोर्ड ऑफ स्टडीज नहीं हुई थी, एकेडमिक काउंसिल नहीं हुई थी, जबकि ऑटोनॉमी सिस्टम में हर साल होनी चाहिए। प्राचार्य जी ने 23 अक्टूबर को कार्यभार ग्रहण किया और हम लोग 29 दिसंबर को पहली बैठक कर ले गए थे। तो उसमें आदरणीय अनिल जैन साहब का बहुत सहयोग था प्रबंधक के रूप में। वो स्वयं विश्वविद्यालय जा करके या शासन जा करके, मुझे भी 1-2 बार उनके साथ लखनऊ जाने का मौका मिला, जबकि शासन स्तर पर हमारा बहुत ही ये मामला था 2 कैंपस का, उसको भी सुलझाने का प्रयास किया। मैडम का भी है, लेकिन अब मैडम किस दृष्टिकोण से या कैसे जो है हम लोग ये नहीं समझ पा रहे। जैसे मेरी भी आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि कॉलेज में लड़कियों का गेट क्यों बंद करते हैं, बड़ी लड़कियां हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी गेट के अंदर ही तक है। मैंने कहा मैडम मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक के दृष्टिकोण से देखता हूँ कि जो बच्चा हमारे पास आया, जिस माता पिता ने जिस विश्वास के साथ भेजा है, तो हमारे पूरी उनकी सुरक्षा की नहीं, पूरे व्यक्तित्व के विकास की जिम्मेदारी है। और कहीं पर अगर वो गलत है इस अवस्था में, हमें उन्हें ठीक करना है, इसलिए अनुशासित करना हमारा कार्य है। तो वो कई बार जो हमारी शैक्षणिक गतिविधियां हैं, जो अनुशासन संबंधी गतिविधियां हैं, उसमें भी हस्तक्षेप करती हैं। तो वो कई बार लगता है। कुल मिला के चौधरी साहब हम ये जानना चाहते, देखिए खुल के आप बात करिए, आप लग रहा है कुछ संकोच कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये माना जाए कि जब से ये लोग चुनाव जीत के आए, तत्काल रिसीवर नियुक्त हो गया, अभी वेतन देने को लेकर इतना बवाल चल रहा है, यानी कुल मिला के ये पूरा जो प्रबंध तंत्र है पूरी तरह से एक शिक्षा के मंदिर में पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। सर मैंने जो देखा है, प्राचार्य जी के साथ मैं अधिष्ठाता प्रशासन के रूप में काम कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, मैडम के साथ भी हूँ। बहुत विश्वास का होता है ये मैनेजर साहब का और प्राचार्य का रिश्ता, और बहुत तालमेल से सब चलता है कॉलेज। लेकिन अफसोस हम लोगों को थोड़ा सा होता है कि कहीं ना कहीं से हमारी पढ़ाई भी बहुत बाधित हो रही है। और पिछले साल हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया, ग्रेजुएशन में हम एडमिशन पूरा कर चुके थे। प्राचार्य जी ज्वाइन की 23 अक्टूबर को, दिसंबर में हमने बोर्ड ऑफ स्टडीज करा लिया, हमने लागू कर लिया। लेकिन इस साल हम पीजी में लागू कर रहे हैं अक्टूबर से, लेकिन आज तक हम पूरी बोर्ड ऑफ स्टडीज नहीं करा पाए, क्योंकि तो वहाँ भी काउंसिल भी नहीं करा पा रहे हैं, अभी भी नहीं करा पा रहे हैं। कि एकेडमिक काउंसिल कैसे, अगर वो होगी तब एकेडमिक काउंसिल होगी, फिर पास होगा, फिर वो जाएगा, तब हम मिड टर्म कराएंगे, तब परीक्षा कराएंगे। तो हम लोगों के सामने समस्या है कि जो बच्चे आए हैं उनकी शिक्षण व्यवस्था कैसे करेंगे, सत्र नियमित हम कैसे करेंगे, जिसके लिए शासन लगातार प्रयास करता रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। प्रिंसिपल साहब लास्ट में, चूंकि हम लोग के पास समय की एक बाध्यता है, हम अंतिम आपसे जानना चाहेंगे कि आप प्रबंध तंत्र से क्या अपेक्षा करती हैं, और अगर प्रबंध तंत्र आपकी बात नहीं सुनना चाहता है तो ये अग्रवाल समाज जो है, इतना बड़ा समाज है जिसने इतना बड़ा महाविद्यालय खड़ा किया है, उनसे क्या अपील आप करना चाहेंगे? सर मैं क्या करूं, मैं जो कहिए, मैं अपने हाथ जोड़ के अपील कर रही हूं। ये अग्रवाल समाज का कॉलेज है, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, इसको अग्रवाल समाज बचा ले, मैं तो इतना ही कहूंगी। और ये संस्था छात्राओं के हित में काम करे। मैंने कुछ सपने देखे थे इस कॉलेज के लिए कि एकेडमिकली मैं इसे बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगी और स्टूडेंट सेंट्रिक नीतियां बनाऊंगी सर। पर अनुशासन से लेके प्रशासन तक हर जगह मैडम का इतना हस्तक्षेप है, और मुझे इतने लेटर्स उन्होंने अनुशासनहीनता के दे दिए हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उनसे कैसे बात करूं, इस कॉलेज को कैसे चलाऊं। मैं खुद चाहती हूं कि अग्रवाल समाज के प्रबुद्ध और मानिंद व्यक्ति आए और कॉलेज के हाल को जाने, और इसके लिए मेरा भी दिशा निर्देशन करें और उनका भी करें, किसी तरह इस कॉलेज की साख बचाएं।
और हमारे जो कर्मचारी 3 महीना 2 महीना से वेतन नहीं पा रहे हैं, उसको लेकर मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत द्रवित हूँ। किसी तरह मेरे 6 तारीख का लेटर, मेरे 2 तारीख का लेटर, मैं 4-4 दिन पे लेटर दे रही हूँ। आप किसी का तो संज्ञान ले लें, कुछ तो विधि सम्मत कार्य करें कि हमारे साथ के कर्मचारियों को उनको मैं वेतन दे सकूं। क्लाउन टाइम्स में आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भी कोशिश होगी कि आप लोगों की बात प्रबंध तंत्र तक पहुंचे। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।